इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने Next.js एप्लीकेशंस के अंदर टेलविंड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक नया Next.js का एप्लीकेशन बना रहे हैं तब तो टेलविंड का सेटअप करना बहुत ही आसान है और हम इस वीडियो में वही चीज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नया हम सीखेंगे जो कि है टेलविंड का वर्जन 4। मतलब हम पूरा टेलविंड नहीं सीखेंगे, हम देखेंगे कि टेलविंड वर्जन 4 के अंदर कैसे हम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे टेलविंड के पुराने वर्जन्स में tailwind.config.js नाम की फाइल होती थी। टेलविंड के नए वर्जन में, टेलविंड के वर्जन 4 में ये फाइल नहीं होती है, हमें CSS फाइल के अंदर ही कस्टमाइज़ करना होता है। तो इस वीडियो में हम मेनली वो चीज़ देखेंगे। सेटअप करना तो बहुत ही आसान है, बस एक चीज़ सेलेक्ट कर लेना और ऑटोमेटिकली टेलविंड सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये वाली कमांड रन कर देता हूँ, npx create next app @latest। इस कमांड को अगर हम रन करेंगे तो ये अभी पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ ताकि ये फोल्डर का जो भी नाम रहे यही हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। मतलब इसी फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है कि नहीं, तो हम नो कर देंगे। ESLint नो। टेलविंड CSS अभी तक हम नो करके एंटर करते थे, इस बार हम यस करके एंटर करेंगे। ठीक है, ये करके एंटर करेंगे। ये तो हो गया, इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं ये हो गया कि अगर हम एक नया अगर हम एक नया Next.js का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम कैसे टेलविंड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है Next.js का जहाँ पर टेलविंड का सेटअप नहीं है तो वहाँ पर भी हम कैसे टेलविंड को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी बस एंटर करते जाना है और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगा है। यहाँ पर सारी फाइल्स आ गई हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर post css.config.mjs फाइल है, लेकिन टेलविंड की कोई फाइल नहीं है। और ये पूरा रन हो जाएगा तब भी टेलविंड की कोई फाइल नहीं रहेगी। तो जो पुराने वर्जन्स होते थे ना, वहाँ पर टेलविंड की फाइल मिलती थी। एक बार हम Next.js का पुराना वर्जन भी क्रिएट करके देखते हैं। Next.js के पुराने वर्जन का एक वो क्रिएट करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। Next.js का पुराना वर्जन हमें कहाँ पर मिलेगा, इधर ढूंढना पड़ेगा। डॉक्स के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर है ये Next.js का 14 वर्जन का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक 14 वर्जन का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें कंपैरिजन हो सके, कि कंपैरिजन कर पाएँ कि पहले हम टेलविंड को कैसे कस्टमाइज़ करते थे और अब कैसे करते हैं। अभी हम उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। एक बार हम इस प्रोजेक्ट को npm run dev करके रन कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, ये हमारे ब्राउज़र के अंदर भी ओपन हो गया है। ये नॉर्मली जैसा अभी तक हमने Next.js के प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है एकदम वैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर हम इसका कोड आके देखेंगे तो यहाँ पर अब CSS फाइल के अंदर ज़्यादा CSS नहीं है। ये जो टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन है सब हम इसी ग्लोबल फाइल के अंदर करते हैं, जो टेलविंड का वर्जन 4 है वहाँ पर। ठीक है, पहले टेलविंड की एक JS फाइल होती थी, वहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे। और अब हम यहाँ पे टेलविंड की कोई भी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर अपना कर्सर रख के अगर मैं BG रेड, फिर इसके बाद टेलविंड के जितने भी कलर्स हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल BG रेड 400, ये अगर मैं सेट कर दूँगा तो यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो ये तो रेड कलर नहीं दिख रहा है। ये ऐसा क्या है? ये इसलिए है क्योंकि जो Next.js का ये इमेज है इसके ऊपर इन्वर्ट कलर लगा है। ठीक है, डार्क मोड में इसको इन्वर्ट कर दिया जा रहा है, इसीलिए ये दूसरा कलर दिख रहा है। नहीं तो हमने जो रेड 400 दिया है वही कलर है यहाँ पे। ये इसलिए है। मैं अगर इस चीज़ को हटा दूँ, बार बार ये वो आ जा रहा है सजेशन वाला, मैं अगर इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ तो जो ये इमेज है ये ब्लैक कलर की है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर आपको दिख रही होगी, बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा, ब्लैक कलर की ये Next.js की इमेज है। इसमें ये बताया गया है कि डार्क मोड जब रहे तो इस कलर को इन्वर्ट कर दो। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये सफ़ेद कलर का हमें दिख रहा है डार्क मोड के अंदर। एक्चुअल इमेज जो है अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये Next.js ब्लैक कलर से लिखा है। ठीक है, तो ये इन्वर्ट के कारण है, जो भी हम यहाँ पे कलर दे रहे हैं वो दूसरे कलर का आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसका इन्वर्ट वाला क्लास हटा देते हैं। 1 मिनट, ये मैं जैसे यहाँ पर ये कर्सर लेके जाता हूँ ना, ये पूरा विंडो ओपन हो जाता है और फिर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। चलो थोड़ा जल्दी से करेंगे तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्ट वाला हटा दिया ताकि जो भी हम बैकग्राउंड कलर दें हमें यहाँ पे क्लियरली दिखे। मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ, BG वाइट, ऐसे हम दे सकते हैं। यहाँ पे होगा टेलविंड का क्लास होता है BG वाइट।
तो इस तरह से हमें नेक्स्ट.जेएस दिख रहा है। हम पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग 4 5, चलो 4 दे देते हैं। तो ये देखो पैडिंग भी हो गया। तो इस तरह से हम टेलविंड को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं करना है, बस हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और वहाँ पे जब पूछे कि टेलविंड सेलेक्ट करना है कि नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट येस पे क्लिक रहता है, मतलब सेलेक्टेड रहता है, हमें एंटर प्रेस कर देना है, बस इतना कर देंगे तो हमारा टेलविंड का सेटअप हो जाएगा नए प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम, मान लो कुछ एक्स्ट्रा नया कलर ऐड करना है हमें, कस्टम कलर, मान लो कलर प्राइमरी ऐड करना है, तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम एक पुराना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम एक पुराने वर्जन का, नेक्स्ट.जेएस के पुराने वर्जन का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पर टेलविंड का भी पुराना वर्जन रहेगा। एक बार मैं इस फोल्डर के नाम को कॉपी कर लेता हूँ और एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा और टेलविंड का v3 यहाँ पर रहेगा। तो टेलविंड का v3 इसलिए रहेगा क्योंकि हम नेक्स्ट.जेएस का भी पुराना ही वर्जन यूज़ करके प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब @latest वाली कमांड नहीं रन करेंगे। यहाँ पर लेटेस्ट की जगह पे हम नेक्स्ट.जेएस का वर्जन डाल देंगे। @नेक्स्ट.जेएस का वर्जन कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ पर हम ये 14.2.26 इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे Ctrl+C कर लिया मैंने। यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे, तो ये हमें एक पुराना वर्जन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। डॉट एंटर 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 एंटर, बस एंटर करते जाना है और ये क्रिएट कर देगा। ये क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो टेलविंड का वर्जन 3 है, मतलब 3 डॉट समथिंग है, तो ये मेन वर्जन है वो 3 है, यहाँ पे मेजर वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे tailwind.config.js इस नाम की फाइल है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं इधर। तो एक बार हम यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कि पहले हम कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पेज डॉट ये खोल लूँगा, हम page.js फाइल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर भी डार्क इन्वर्ट की क्लास लगी है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ या फिर रहने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इस प्रोजेक्ट को मैं रन नहीं करूँगा, npm run dev ऐसा नहीं करूँगा, बस यहीं पर देखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे bg red अभी करता हूँ तो पूरा सेशन आ रहा है, और अगर हमें कस्टम क्लास यहाँ पे ऐड करनी है, मतलब कस्टम कलर अगर हमें ऐड करना है नया कलर, तो कलर कैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ये पूरा कॉन्फ़िग फाइल रहती है थीम के अंदर, एक्सटेंड्स के अंदर कलर्स का अगर हम क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास नहीं एक प्रॉपर्टी, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, और इसकी वैल्यू हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। प्राइमरी रेड हम सेट कर सकते हैं, तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। एक हम bg के ऊपर कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नहीं, जो हमने क्लास वहाँ पे दी है bg-प्राइमरी, प्राइमरी हमने दी है ना, तो प्राइमरी की वैल्यू हमने रेड दिया है, तो देखो ये रेड कलर का ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेशन आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में सजेशन नहीं आ रहा है तो आपको ये टेलविंड का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, टेलविंड, ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आपको VS कोड को रिस्टार्ट कर देना एक बार, फिर आपके सिस्टम में भी सजेशन आने लगेगा, ठीक है। तो एक मिनट, ये मैंने सोर्स कंट्रोल को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं, मान लो रेड की जगह पे ब्लू कर देते हैं, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अभी यहाँ पे रेड है, ये देखो थोड़ी देर में चेंज हो गया तुरंत ही। तो इस तरह से हम टेलविंड के अंदर एक्स्ट्रा कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। पुराने वर्जन्स के अंदर कैसे दे देते हैं, ऐसे ही हम अगर टेक्स्ट प्राइमरी करेंगे तो देखो ये जो कलर हमने दिया, ये टेक्स्ट के साथ, बैकग्राउंड कलर के साथ, और भी जो भी कलर से रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं, वहाँ पर ये हमारा प्राइमरी कलर अवेलेबल रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये अवेलेबल नहीं रहता। ये एक तरीका हो गया जिसका यूज़ करके हम सेट करते हैं कलर्स को। और इस तरह से अगर हम सेट करते हैं एक्सटेंड का यूज़ करके, तो जो भी इसके एग्जिस्टिंग कलर्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। टेलविंड के जो डिफ़ॉल्ट कलर्स है, देखो कितने सारे कलर्स हैं, टेलविंड के सभी कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब ये स्क्रॉल बार आप देख रहे हैं, अभी इतना ही हुआ है, ये देखो ये इतना, ये यहाँ तक कलर्स हैं, फिर उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बैकग्राउंड से रिलेटेड।
तो बहुत सारे कलर्स हैं टेलविंड के जो कि अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सेट कर देते हैं, एक्सटेंट्स के अंदर नहीं, डायरेक्ट थीम के अंदर ऐसे सेट कर देते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ ये टेलविंड बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करके रखता है, मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड। ये टेलविंड ये नॉर्मल CSS वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, CSS वेरिएबल्स का यूज़ करके यहाँ पर मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नाम का एक क्लास नहीं, एक तरह से कलर ऐड कर रहे हैं ये लोग, और ये कलर्स का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। तो अगर हम एक्सटेंड के अंदर ना लिख के बाहर लिख देते हैं तो टेलविंड के जितने कलर्स हैं वो सारे ओवरराइट हो जाएंगे और हमारे पास केवल 3 ही कलर्स बचेंगे, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और प्राइमरी। यहाँ पर अगर आके हम ये चीज़ चेक करें, ये वर्जन 3 वाले में इधर इमेज इस पेज फाइल के अंदर, तो BG के बाद आप देखो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड प्राइमरी, बस यही इतना 3 ही कलर है और कोई कलर नहीं बचा है। इतने सारे कलर्स थे ना, सब कलर्स गायब हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पे कलर्स को सेट कर सकते हैं। हमने देख लिया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए ताकि टेलविंड के भी वेरिएबल्स अवेलेबल रहें, टेलविंड के भी कलर्स अवेलेबल रहें। इसी वजह से हमें इसको एक्सटेंट्स के अंदर रखना चाहिए। हम देखते हैं कि यही चीज़ हम नए टेलविंड के वर्जन 4 के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा टेलविंड का वर्जन 4 है, यहाँ पर तो कॉन्फ़िग फाइल कोई है नहीं, यहाँ पर हमें सेटअप करने के लिए अपने CSS फाइल के अंदर देना है जो भी हमें कस्टमाइजेशन करना है ना। जैसे कि अगर हमें कलर देना, मान लो प्राइमरी कलर ऐड करना है, तो हमें डैश और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हमें यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कलर सेट कर सकते हैं, कलर डैश प्राइमरी। और अभी हम इसको नहीं सेट करते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं BG प्राइमरी ऐसा लिखता हूँ तो कोई भी ऐसा कलर है नहीं, कोई भी सजेशन दिख नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे BG प्राइमरी, इसको मैं ब्लू सेट कर देता हूँ या वाइट ही सेट कर देते हैं, चलो वाइट सेट कर देते हैं। और अब अगर हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो देखो सजेशन आने लगा है यहाँ पे। और यहाँ पर ये वाइट कलर का वो बॉक्स जैसा नहीं आ रहा जैसे दूसरे कलर्स के लिए आ रहा था। ये इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, जो बैकग्राउंड कलर को है वो स्ट्रिंग के अंदर दे दिया है। CSS के अंदर हम स्ट्रिंग नहीं यूज़ करते हैं, CSS के अंदर हम नॉर्मल ऐसे ही बाहर लिख देते हैं कलर को। CSS के अंदर जब भी हम वैल्यू को लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग में नहीं करते हैं। अब देखो ये यहाँ पे सजेशन आने लगा और ये प्रॉपरली वर्क भी करेगा। यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो ये देखो वर्क कर रहा है। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर ही रखते तो भले ही यहाँ पे सजेशन आ रहा था, ये एक तो वाइट कलर का यहाँ पे वो नहीं आ रहा था, ठीक है, बॉक्स अभी आ रहा है, थोड़ी देर टाइम लगता है इसको रिफ्रेश होने के लिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी वर्क नहीं कर रहा। तो हमें यहाँ पर जब भी वैल्यूज़ को देना है तो हमें स्ट्रिंग के अंदर नहीं देना है, हमें ऐसे ही बाहर, जैसे हम CSS के अंदर देते हैं ना, ऐसे में बाहर ही देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी वैल्यूज़ को ओवरराइट कर दें तो ओवरराइट करने के लिए हमें क्या करना है, डैश कलर, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कलर के बाद स्टार लगा के और लिखना है इनिशियल। इस तरह से ओवरराइट करना है। यहाँ पर ओवरराइट करने का तरीका अलग है। तो ऊपर हम ओवरराइट कर देंगे, उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा जैसे कि बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और प्राइमरी, इन तीनों वैल्यूज़ को हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा, यहाँ पर अगर हम BG और फिर स्पेस दबाएंगे तो देखो बैकग्राउंड आ रहा है, फोरग्राउंड आ रहा है, यहाँ पे फोरग्राउंड अगर लिखेंगे तो ये आ रहा है और प्राइमरी आएगा, बस इतना ही अवेलेबल है, बाकी सारे बैकग्राउंड कलर्स गायब हो गए। तो इस तरह से हम एक एक्स्ट्रा कोड लिख के इनिशियल करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ या फिर हम लिख के कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। और यहाँ पर @ जो थीम लिखा है इसी के अंदर हम एक्स्ट्रा चीज़ें करके कस्टमाइज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर ये था ना थीम, फिर उसके अंदर एक्सटेंट्स था, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हम लिख सकते थे, जैसे कि मीडिया क्वेरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी भी यहाँ पे हम एक लिख के देख लेते हैं। मीडिया क्वेरी लिखने के लिए हमें ब्रेक पॉइंट लिखना है, ब्रेक पॉइंट, और ब्रेक पॉइंट का जो भी नाम हमें देना हो। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ मीडिया और फिर 500, मीडिया 500, इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 500 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, 500 पिक्सल पर एक ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, मिन विड्थ करके लगेगा। ठीक है, ये मोबाइल फर्स्ट होता है, तो मिन विड्थ करके ये एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा देगा। अगर हम यहाँ पे आए तो यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को।
मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर मीडिया क्वेरी के अंदर यूज़ करूँगा। मीडिया देखो यहाँ पे सेशन आ रहा है, मीडिया 500, ठीक है, मीडिया 500, और इसकी वैल्यू, इसके बाद हम क्या करेंगे, बीजी प्राइमरी ये सेट कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखो मीडिया क्वेरी विड्थ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह से इसका सिंटैक्स हो क्या रहा है, यानी कि बिहाइंड द सीन्स ये अगर विड्थ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है तो ये वाली क्लास अप्लाई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आके चेक करेंगे तो अभी हमारी विड्थ जो है वो ग्रेटर देन 500 होगी। देखो 500 से जैसे ही कम हुई ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये हम कस्टम मीडिया क्वेरी भी ऐसे ही लगा सकते हैं। और अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है कि और कस्टमाइजेशन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो आप टेलविंड के वर्जन 4 वाले डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो इनलाइन लिखा है ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी CSS वेरिएबल को यहाँ पे इसके अंदर रेफ़र कर रहे हो, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तब भी वर्क करता है। देखो यहाँ पर 1 मिनट मैं Ctrl Z कर देता हूँ। हाँ देखो कोई डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पर मैं इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखो हम इनलाइन को हटा देते हैं तभी ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी CSS वेरिएबल को रेफ़र कर रहे हैं तो ये जो टेलविंड का डॉक्यूमेंटेशन वो सजेस्ट करता है कि हम इनलाइन को ऐड करें, नहीं तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स किसी केस में वो शो कर सकता है। और अगर आपको और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना है तो टेलविंड इसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। टेलविंड का वर्जन 4 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। वर्जन 4.0 या 4.1 जो भी वर्जन यूज़ करेंगे 4 के बाद उसमें ऐसे ही हमें कस्टमाइजेशन करना है, ठीक है। मतलब हमें JS फाइल नहीं मिलेगी, हमें CSS फाइल के अंदर ही कस्टमाइजेशन करना है। यहाँ पर डॉक्स के अंदर जाके और यहाँ पर कस्टमाइजेशन, एक बार मैं गूगल पे ही सर्च कर लेता हूँ, टेलविंड वर्जन 4 कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िग, ये सर्च करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा शायद। यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है कि किस तरह से हम और मतलब यूटिलिटीज़ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी अगर हमें कोई यूटिलिटी वो क्रिएट करना है, यूटिलिटी क्लास, ठीक है। और यहाँ पे थीम को भी कैसे कस्टमाइज़ करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेंगी। इधर ये देखो ये है थीम कस्टमाइजेशन, और यहाँ पर वो नहीं दिख रहा, अरे इधर साइड में लिंक आना चाहिए ताकि हम इसको नेविगेट कर सकें, वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं ये थीम वेरिएबल्स तो आपको ये पूरा ये कस्टमाइजेशन का पूरा वो आ जाएगा कि ये यहाँ पर हर एक वो ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जैसे डिफ़ॉल्ट थीम वेरिएबल्स, यहाँ पर एक्सटेंडिंग डिफ़ॉल्ट थीम ये ऑप्शन है। ओवरराइटिंग कैसे ओवरराइट हम कर सकते हैं उसका ऑप्शन है, ओवरराइटिंग डिफ़ॉल्ट थीम्स, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप पढ़ के और उसको यूज़ कर सकते हैं। और भी वर्जन 4 के बारे में आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इनिशियल का यूज़ करके जिस तरह से हमने ओवरराइट किया था, ये ओवरराइट का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टेलविंड वर्जन 4 को नेक्स्ट.जेएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम अपने एग्जिस्टिंग नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड को सेटअप कर सकते हैं।